नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिष और कर्मकांड के विशेषज्ञ विनोद भारद्वाज जी। पंडित जी, आपका एस्ट्रो तक में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि ये जो चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को लग रहा है, ये चंद्र ग्रहण कितना प्रभावशाली है, कौन सी ऐसी राशियां हैं जिन पर इसका ज़्यादा असर होगा, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, सूतक के दौरान क्या करना चाहिए क्योंकि ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, सूतक काल जब समाप्त हो जाए तब क्या करना चाहिए, चंद्र ग्रहण के नेगेटिव प्रभाव से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, इन सब विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले अपने दर्शकों को हम बता दें कि ये जो चंद्र ग्रहण है 3 मार्च 2026 को जो लगने जा रहा है, ये भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:20 पर शुरू होगा और शाम को 6:47 पर समाप्त हो जाएगा। ये चंद्र ग्रहण सबसे पहले दिखना शुरू होगा सूर्यास्त जब होता है तब। तो सूर्यास्त भारत में जो हमारे पूर्वांचल के इलाके हैं, पूर्व के जो प्रदेश हैं, वहाँ दिखना शुरू होगा। जैसे अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, वहाँ ये ग्रहण सबसे पहले दिखना शुरू होगा। फिर इसके बाद धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगा और लगभग भारत के सभी बड़े शहरों से ये ग्रहण दिखाई देगा। तो अपने दर्शकों को बता दें कि लगभग 25 मिनट, क्योंकि सूर्यास्त जो हमारे पूर्वी राज्यों में होगा वो 5:13 के बाद से सूर्यास्त शुरू होगा। अरुणाचल प्रदेश में 5:13 में होगा, कहीं 5:15 में होगा। तो वहाँ ये आपको ग्रहण दिखाई देना शुरू होगा। फिर इसके बाद ये जो ग्रहण है, ये खासकर मान लीजिए जो दिल्ली का इलाका है, वहाँ ये ग्रहण दिखाई देगा लगभग 6 बजे के आसपास। जब सूर्यास्त होगा तब ये ग्रहण दिखाई देगा और जैसा कि हमने आपको बताया कि 6:47 पर यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा। तो अमूमन ये माना जा रहा है एवरेज कि 25 मिनट ये चंद्र ग्रहण भारत के प्रमुख नगरों में दिखाई देगा। तो इस ग्रहण का सूतक भी मान्य होगा जी। और इस ग्रहण का प्रभाव भी भारत में होगा। तो वही हम पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, कहा जा रहा है कि ये ग्रहण सिंह राशि और पूर्वा फागुनी नक्षत्र में लग रहा है। तो पहले राशियों की बात कर लेते हैं कि आपके हिसाब से कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनको बहुत सावधान रहना चाहिए। देखिए, सबसे पहले एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ एस्ट्रो तक के माध्यम से। मिश्रा जी, एक चीज़ ये है ना कि एस्ट्रो तक एक ऐसा प्लेटफार्म है जो कि ज्योतिष धर्म के ही सिद्धांतों पे बात करता है। यहाँ पे बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर, देश के माने जाने, विदेशों में जाने जाने वाले ऐसे धर्मज्ञ एस्ट्रोलॉजर और निश्चित रूप से धर्मवेत्ता यहाँ पे आते हैं और अपने ज्ञान, अपने विज्ञान के माध्यम से लोगों को अपडेट कराते हैं, उनके कार्यों में सहयोगी बनते हैं। तो यह निश्चित रूप से चंद्र ग्रहण क्योंकि भारत में दिखेगा, आपने जानकारी दी ही है जी। तो मैं सूतक के बारे में जानकारी दूंगा। और सबसे पहले समझिए कि चंद्र ग्रहण है क्या। देखिए, इसका अगर धार्मिक पक्ष में आएंगे तो धार्मिक पक्ष में कहा गया है, रविंद्र राहु हरि जन्म काले प्राण पयाने च नृपा विषेचने। शास्त्रों में कहा गया है रवि को यदि राहु ग्रसित कर ले। अब अगर विज्ञान के वेत्ता सुनेंगे तो हंसेंगे कि पंडित जी मूर्ख हैं क्या, राहु कैसे ग्रसित कर लेता है। अरे भाई, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी की छाया से प्रकाश दिखता नहीं है। तो हमारे ज्योतिष के सिद्धांत में कहा गया है कि छाया को ही राहु कहा गया है। छाया ही राहु है, वह कालिक, वह निश्चित रूप से काली छाया जो प्रकाश को ग्रसित कर लेती है। तो क्या होता है, उस राहु का प्रभाव, उस छाया का प्रभाव चंद्रमा की शीतल किरणों को स्पर्श करता हुआ एक तरह से आपके जीवन को प्रभावित करता है नकारात्मक ऊर्जा के रूप में। तो देखिए, क्योंकि ये जो है चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है अंतिम काल में दृश्य होगा। जी जी। सिंह राशि
और जो कौन सा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है। तो सिंह राशि सूर्य की जो अपनी एक तरह से राशि है जी। तो राशियों पे आने के पहले एक चीज़ और जानकारी दे दें, शायद एस्ट्रो तक पहला प्लेटफार्म होगा जो जानकारी आपको मिल रही है। देखिए, शास्त्र के अनुसार जिस अक्षांश में जब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण दिखे तब से उसका प्रभाव मान्य होता है जी। जैसे विदेशों में जो दिखता है तो हमारी सीमाएं अगर जो बटी हैं तो हम कहते हैं ना जी हमारे देश में नहीं है, ऐसा नहीं है। सूर्य की सीमा नहीं बटी है, देशों की सीमा बटी है। सूर्य जहां प्रभावी होता है, जहां उसकी छाया दिखेगी, जहां उसका प्रकाश प्रभावित करेगा, चंद्रमा का जहां पे प्रभाव प्रभावित करेगा, वहां पे उसी समय से ही एक तरह से वहाँ पे सूतक माना जाएगा, ग्राह्य होगा। लेकिन फिलहाल एक चीज़ तो मान लें, क्योंकि आत्मा शांति के लिए सुबह 6:22 से सूतक का काल प्रारंभ हो जाएगा। 9 घंटे पूर्व मानते हैं तो हम इसको मान रहे हैं दोपहर के जब से चंद्र ग्रहण लगेगा। तो इस समय आपको बेहद आवश्यकता निश्चित रूप से बरतने की आवश्यकता है, विशेष रूप से उन गर्भिणी महिलाओं के लिए जिन्होंने गर्भस्थ शिशु को अपने गर्भ में धारण किया है, वो विशेष सावधान हो जाएं, क्योंकि सूर्य चंद्रमा की वह कीर्ति, वह प्रकाश गर्भस्थ शिशु को नुकसान करता है। उसके लिए भी मैं निश्चित रूप से उपाय दूंगा। लेकिन आपने जो राशि की बात कही, तो राशि में सबसे पहले तो सिंह राशि में चंद्रमा है, तो सिंह राशि वाले क्रोध बिल्कुल ना करें 15 दिन। कन्या राशि वाले आर्थिक स्थिति को बहुत संभाल करके चलने के लिए प्रयास करें। कन्या के बाद आती है तुला राशि वाले एग्रेसिव होके कार्य ना करें, अन्यथा आप बहुत गंभीर स्थितियों में जा सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले अपने माता, अपने जमीन जायदाद संबंधी चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखें, अन्यथा चंद्रमा का प्रभाव निश्चित रूप से प्राप्त होगा। आते हैं धनु राशि पे। धनु राशि वाले अपने संतान के बारे में विशेष ख्याल जो रखना है। यदि आप प्रेम कर रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। अब आते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि में आपके संबंध, पति पत्नी के संबंध में चंद्रमा का कुछ प्रभाव दिख सकता है। अब आ जाते हैं कुंभ पे। तो कुंभ में वाहन आदि चलाते समय थोड़ा सावधानी बरतें। मीन पे आते हैं, तो मीन पे जब आएंगे तो आप अपने धन व्यापार से संबंधित कार्यों में बहुत एहतियात बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि चंद्रमा का प्रभाव से आप प्रभावित हो सकते हैं। जी पंडित जी, मेष, वृष, मिथुन, कर्क के लिए भी बता दीजिए। जी हाँ, तो अब मेष पे आते हैं। तो मेष क्योंकि वो आपके 10वें भाव में आएगा, 10वें भाव में आएगा तो अपने पिता का सम्मान करें और निश्चित रूप से अपने कार्य को बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है। वृषभ राशि, धन आवश्यक खर्च करने की आवश्यकता नहीं तो धन डूब सकता है। वृषभ, इसके बाद मिथुन वाले अनावश्यक की भाग दौड़ से आपको बचने की आवश्यकता है। और जो कर्क राशि वाले यदि सोच समझ के कार्य को नहीं करेंगे, अनावश्यक कार्यों में लगेंगे, तो चंद्रमा का प्रभाव निश्चित रूप से प्राप्त होगा और यह नकारात्मक ऊर्जा के द्वारा ही प्राप्त होगा। जी मिश्रा जी। जी। तो पंडित जी, आप सूतक काल का जिक्र कर रहे थे। हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो चंद्र ग्रहण का सूतक है वो 9 घंटे पहले लग जाता है और सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले लगता है। तो जैसा कि पंडित जी बता रहे हैं कि सूतक काल बड़ा महत्वपूर्ण होता है,
तो सुबह है 6:20 या 22 मिनट के आसपास सूतक लग जाएगा। तो पंडित जी, सूतक काल में क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या काम नहीं करना चाहिए? क्योंकि वर्किंग डे है, लोगों को ऑफिस भी जाना है, काम पर भी जाना है, और जैसा कि हम बात कर ही रहे हैं कि ग्रहण 3:20 से शुरू होगा और भारत में लगभग 25 मिनट दिखाई देगा जब चंद्रोदय होगा भारत में। तो दिन भर का समय भी है, तो लोग अपने कामकाज भी करेंगे। तो क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या काम नहीं करना चाहिए? देखिए मिश्रा जी, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सूतक में क्या कार्य नहीं करना चाहिए। चाहे वह व्यक्ति अपने काम पे जा रहे हो, चाहे नौकरी पे जा रहे हो, चाहे ऑफिस जा रहे हो, चाहे अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान पे जा रहे हो, इस कार्य को तो सबको नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? क्रोध। पूरे सूतक के दौरान असहज स्थिति भी आ जाए तो क्रोध से बचना चाहिए, अन्यथा इस सूतक का दोष आपके क्रोध में शामिल होके मन मस्तिष्क को अव्यवस्थित कर देता है, और चंद्रमा के एक तरह से ग्रहण का दोष पूरे 15 दिन तक आपको भुगताएगा। इसलिए सबसे पहले क्रोध से बचना चाहिए। इसके लिए तो जो है कोई आवश्यकता नहीं है ना कि कोई अगर कार्य पे जा रहा हो या कहीं जा रहा हो तो क्रोध से तो हर आदमी जहां भी हैं आप गुस्से से बचें। हाँ, जी ठीक बात है। और दूसरा, हो सके तो भोजन का परित्याग करें, क्योंकि शास्त्र के अनुसार और वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में ऐसी एक तरह से किरणें होती है ना, वो किरणें जहर के समान हो जाती हैं, आंखों से अंधा बना देती हैं, मानसिक अस्वस्थता प्राप्त कराती हैं। इसलिए सबसे संवेदनशील क्या होता है? भोजन अगर किसी के नज़र लग जाए ना, ऐसा कहा जाता है ना मिश्रा जी कि किसी की अगर जो नज़र लग जाए तब भी वो पेट में जाके विष बन जाता है, हजम ही नहीं होता है। तो अगर चंद्र ग्रहण की नज़र लग गई ना, तो वो भोजन आपके लिए विष के समान हो जाएगा, स्वास्थ्य खराब करेगा। लेकिन आप 12 घंटे 8 घंटे काम पे हैं तो भूखे रह के तो काम कर नहीं सकते। जहाँ तक हो सके फल का सेवन करें। यदि आवश्यक है भोजन का सेवन तो भोजन में तुलसी का जरूर ऐड कर लें, तुलसी का पत्ता। इससे क्या होगा, जो नकारात्मक बैक्टीरिया उसमें शामिल हो रही है वो तुलसी के पत्ते से नष्ट हो जाएगी। तो हो सके तो भोजन ना करें, फलाहार करें। अगर फलाहार भी आप कर रहे हैं तो उसमें तुलसी का पत्ता ज़रूर डाल लें। अगर भोजन के बिना आपका काम नहीं चल रहा है, दवा वगैरह खाते हैं, तो तुलसी का पत्ता अलग से रखिए और भोजन करने के पहले आप जो तुलसी का पत्ता ऐड कर लें तो निश्चित रूप से इसका दोष समाप्त हो जाए। हाँ, क्योंकि पंडित जी सुबह से सूतक लग जाएगा 6:22 से आप कह रहे हैं, तो जो है और फिर ग्रहण जाके शाम को 6:47 पर समाप्त होगा, तब सूतक समाप्त होगा। तो लगभग दिन भर का व्रत हो जाएगा लोगों का। तो सब लोग व्रत नहीं कर सकते हैं, किसी का स्वास्थ्य अलाउ नहीं कर सकता और किसी को और कोई परेशानी है, लोगों को काम पे जाना है, एनर्जी चाहिए। तो पंडित जी का सुझाव ये है कि उस दिन फलाहार कर लें, नहीं तो पूरा दिन का व्रत ही हो जाएगा। तो फलाहार कर लें। और वैसे पूर्णिमा का व्रत है, जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो लोग तो व्रत कर ही सकते हैं, व्रत ही कर सकते हैं। और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका परित्याज्य करना चाहिए। जी हाँ। कोई आप सिलाई कढ़ाई का काम कर रहे हैं तो देखिए वहाँ भी आपको परहेज करना चाहिए, क्योंकि सिलाई कढ़ाई आदि में सूर्य और चंद्र ग्रहण का प्रभाव ज़्यादा व्याप्त होता है। और अगर आपकी दुकान है तो आप जो शटर डाउन कर लें, यानी चंद्रमा की कांतियाँ जो ना पड़े। एक चीज़ तो आप इस शो के माध्यम से बता ही चुके हैं कि लास्ट का वही मूवमेंट है 15-20 मिनट का। तो वही समय, और सारे दिन आप कार्य कर सकते हैं जब दिखाई दे, जब दिखाई दे तब आप जो है शटर वगैरह डाउन कर लें। उसके बाद और कम से कम उस समय भोजन ना करें ना पंडित जी, उस समय भोजन भी ना करें। अच्छा, दूसरा एक और कार्य है। देखिए सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं गर्भवती महिलाएं, क्योंकि एक शरीर में एक जान एक तरह से कोख में पल रही होती है
और वो जल के बीच में होती है, पूरी तरह से जल में वो होती है। अगर जल दूषित होगा तो संतान के अंग विकार हो जाते हैं। कोई कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि भैया ये व्यक्ति ग्रहण का मारा है, अर्थात उसके अंग विकार हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। इसमें बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। क्या करना है? अगर आपको गाय का गोबर मिले तो गाय के गोबर को पूरे पेट पे ऐसे गोला बना लें। गोबर ना मिले तो आप गेरू ले लें, लाल वाली, उससे बना लें। गेरू ना मिले तो आप हल्दी ले लें, क्योंकि हल्दी सबके किचन में होती है, हल्दी का गोला बना लें। एक कार्य और करना है, एक नारियल ले लें। नारियल कौन सा लेंगे? जल वाला। अपने साथ उसे रखे रहें तो जो तमाम दोष हो जाते हैं, इसमें बहुत सारे दोष होते हैं कि गर्भवती महिलाएं अगर जो हैं तो वो सोएं ना, या उनको नींद ना आए, आलस्य ना आए, चैतन्य रहें हमेशा। तो अगर आपके अंदर आलस्य प्रमाद आता भी है तो वो नारियल पे चला जाता है। और जो है इसे आप जो है नारियल को जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो शिव मंदिर में रखवा दें। इससे आपका शिशु बिल्कुल सेफ रहेगा। जी मिश्रा जी। तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि हम चर्चा कर रहे हैं चंद्र ग्रहण पर। ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा। इसके सूतक के नियम भारत में लागू होंगे। मंदिरों के कपाट सुबह से ही बंद रहेंगे। 3 मार्च 2026 को सुबह से ही मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे। और सूतक काल में क्या क्या नहीं करना चाहिए पंडित जी आपको बता रहे हैं। थोड़ा सा सावधानी बरतने से ऐसा माना जाता है कि ग्रहण का नेगेटिव प्रभाव नहीं रहता है। और क्या क्या कर सकते हैं वो मैं बता देता हूं आपको कि आप अपना दैनिक कार्य जो करते हैं अवश्य करते रहिए। ग्रहण को लेकर के बहुत टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आखिरी के 25 मिनट ही ग्रहण भारत में दिखाई देगा। और अमूमन बहुत सारे लोग जो अपने दैनिक कार्य के लिए जाते हैं, 5-6 बजे छुट्टी हो जाती है, वो अपने घर आ जाते हैं। तो आप अपने घर पर आ चुके होंगे, तो बहुत लोगों के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इस ग्रहण के समय जब ये ग्रहण शुरू होगा 3:20 से लेकर के 6:47 तक ग्रहण रहेगा, पंडित जी उस दौरान कौन से ऐसे मंत्र हैं जिनका लोगों को जाप करना चाहिए? क्योंकि चंद्र ग्रहण है, मन पर असर डालता है, तो हमारे मन पर असर ना हो, नेगेटिव प्रभाव ना हो, इसके लिए हमें कौन से ऐसे मंत्र हैं आपके अनुसार जिनका जाप करना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से शास्त्र की ओर हम देखते हैं, क्योंकि रविंद्र राहु में जब भी स्थिति आती है, चाहे चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, इसमें शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि मंत्र जप ही आपके पुण्य को निश्चित रूप से बढ़ाता है। शास्त्रों में कहा गया है जितना यज्ञ करने से पुण्य नहीं होता, जितना एक बहुत बड़ी यजन करने से पुण्य नहीं होता, जितना एक बहुत बड़े अनुष्ठान करने से पुण्य नहीं होता, वह पुण्य चंद्र ग्रहण के दौरान मंत्र का पाठ करने से होता है, अपने आप प्राप्त हो जाता है। तो अब कौन कौन से मंत्रों का पाठ आप कर सकते हैं और किन किन लिए कर सकते हैं? यदि आपके घर में अव्यवस्थाएं हैं, एक मत नहीं है, छोटी छोटी स्थितियों में आपका घर एक तरह से बिफर जाता है, क्रोध की अधिकता है, तो आप घर के गार्जियन हैं या कोई भी है, घर के आप संबंधी, ब्लड संबंधी हैं, तो आप ओम नमः शिवाय का पाठ, यदि आप स्त्री हैं, फीमेल हैं, तो शिवाय नमः का पाठ जितनी देर तक ग्रहण रहेगा उतनी देर करके देखिएगा, मन शांत होगा। यदि आप बीमार हैं और बहुत ज़्यादा बीमारी से ग्रसित हैं, तो आप उस समय श्री महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें। यदि महामृत्युंजय मंत्र आपको नहीं आ रहा है तो ओम महामृत्युंजयाय नमः इस मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं। नहीं तो महामृत्युंजय मंत्र है ओम ह्रौं ओम जुं सा भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्यो मुक्षीयमामृतात् भूर्भुवः स्वरों जुं सा ह्रौं ओम। इस मंत्र का आप पाठ कर सकते हैं। जी, यदि आप अपने जीवन में खुशियों का अंबार चाहते हैं, खुशियां ही खुशियां हैं, तो इस दौरान नारायण के मंत्र का जप करना
बेहद आवश्यक माना गया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र आपके जीवन में अमृत के समान आपके पारिवारिक जीवन में आएगा और इससे हर प्रकार की विघ्न बाधाएं आपकी दूर होंगी। जी मिश्रा जी। तो पंडित जी ने मंत्र बता दिया। आप भगवान शिव के मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप भगवान विष्णु के मंत्र का जाप कर सकते हैं, पंडित जी ने बताया। पंडित जी, जैसे हमने मंत्र जाप कर लिया ग्रहण काल में, और जब ग्रहण समाप्त होता है उसके बाद क्या क्या करना चाहिए? देखिए मिश्रा जी, ग्रहण के बाद क्या करें ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ग्रहण के समय आप अस्त व्यस्त होते हैं, ग्रहण के प्रभाव में होते हैं, तो निश्चित रूप से उसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर आ ही जाता है, चाहे जितना आप उसके लिए कार्य करते रहें। उस प्रभाव को दूर करने के लिए ग्रहण के बाद क्या करें ये बेहद महत्वपूर्ण है। भैया, ग्रहण के बाद सबसे पहले क्या करना है? स्नान करना है वस्त्र सहित। वस्त्र उतार के अलमारी में मत रखिएगा, क्योंकि वो ग्रहण का वस्त्र है, आपके शरीर से स्पर्श है तो शरीर के अंदर से सूक्ष्म जल या सूक्ष्म ऊर्जा उस वस्त्र को भी प्रभावित कर रही है। वस्त्र सहित स्नान कर लीजिएगा, वस्त्र का प्रक्षालन कर लीजिएगा, धुल लीजिएगा, साफ सुंदर वस्त्र पहन लीजिएगा। और सबसे पहला कार्य क्या है? एक पात्र में पहले गंगा जल ले लीजिएगा, हो सके तो दूर्वा या आप जो कुसा सबसे उत्तम माना जाता है, कुसा मिल जाए तो बेहद आवश्यक अच्छा है। यदि कुसा नहीं मिल रहा है तो दूर्वा ले लीजिए। अब दूर्वा से आप अपने पूरे घर को पवित्र करें, लेकिन ये प्रारंभ आप करेंगे अपने मंदिर से। मंदिर में आप जो भगवान के ऊपर छीटें, भगवान का वस्त्र भी चेंज कर सकते हैं, भगवान को स्नान भी आप इसके बाद करा सकते हैं। अगर आप स्नान नहीं करा रहे हैं, जल छिड़क दें और हर व्यक्तियों के ऊपर सबसे पहले जल छिड़कें। अपने बिस्तर पे, अपने किचन में, लैट्रिन को छोड़ करके सभी जगह उस जल को छिड़क देने से नकारात्मक ऊर्जा जो आपके घर में व्याप्त है वह दूर हो जाएगी। अब सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है अन्नदानम, क्योंकि किसी भी चंद्र ग्रहण के बाद यदि अन्नदान किया जाए तो वह सभी दोषों को समूल नष्ट कर देता है। अब अन्नदान में क्या है? चावल थोड़ा सा, आटे के साथ थोड़ा सा सब्जियां, दाल, लेकिन नमक रखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि नमक राहु केतु के दोषों को दूर कर देता है। अब नमक रख करके किसी पुरोहित को दें, ऐसा नहीं कि जो मिले उसी को दे दें। जो मंत्र का पाठक हो, यज्ञ यजन कराता हो या मंदिर के पुजारी जी हैं, इनको देने से निश्चित रूप से ये जो एक तरह से चंद्र ग्रहण का दोष है वह आपके घर से दूर हो जाएगा और चंद्र ग्रहण का महा आशीर्वाद आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, आपके पूरे परिवार को मिलेगा, आपके आर्थिक क्षेत्र को भी यह पुण्य प्रभावित करेगा मिश्रा जी। जी, तो पंडित जी ने कहा चंद्र ग्रहण के बाद स्नान करिए, स्नान करने के बाद घर को पवित्र करें गंगा जल से और फिर दान करें। तो इस तरीके से अगर आप चंद्र ग्रहण के बाद स्नान दान करते हैं तो विशेष पुण्य की प्राप्ति होगी। तो पंडित जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी चंद्र ग्रहण के बारे में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपके मन में जो सवाल हों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि अगली बार जब हम पंडित जी से मिलें तो आपके सवालों के जवाब जरूर हम पंडित जी से पूछेंगे। तो मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।